तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने कोलाहल का अगला भाग लेके आया हूँ, जो नागराज सुपर कमांडो ध्रुव परमाणु शक्ति डोगा से भरी पड़ी है स्टोरी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ओह मेरा हाथ मेरा हाथ, लेकिन लेज़र गनें अभी और भी थी और परमाणु को भी अभी पूरी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण पाना बाकी था। इस बार दो धमाके हुए। पहले धमाके ने रस्सी को ही तोड़कर लेज़र गन का निशाना बिगाड़ दिया और दूसरे धमाके ने परमाणु को अपनी तरफ बढ़ती लेज़र बीम के रास्ते से दूर फेंक दिया। अगर परमाणु ने उस पल अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पा लिया होता तो दोनों लुटेरे अपनी सारी हड्डियां तुड़वा बैठे होते। ओह बाल बाल बच गई ये गुंडे। सीना से मुझे थोड़ी ज़्यादा समझ-बूझ की उम्मीद थी। और फिर थैंक्स सीना, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी मदद करते करते तुम इतनी बेकाबू हो जाओगी। शुरुआत में तो मैं अच्छे मूड में थी, लेकिन फिर तुमको मुसीबत में देखकर मेरा दिमाग घूम गया। तुम्हारा बाल भी बांका हो ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आई लव यू परमाणु। इसीलिए मैं बाल रखता ही नहीं सीना, लेकिन न तो मेरा बाल बांका हो और न ही मुझे गुस्सा आए। यही हमारा शिकार है सिंधौरा, और यह लड़की हमारे शिकार की कमजोरी है। शिकार को काबू में करने का काम शुरू कर दो। खैर चलो, जो मैं चाहता था वह हो गया। तुम्हारी मदद से मैंने क्लाइंबर गैंग को पकड़ लिया है। अब बस इनको जेल पहुंचाना बाकी है। वह काम मैं कर दूंगा। अब तुम सीधे घर जाओ। अरे अब क्या हो गया। ये कटा हुआ हाथ तो एम्बुलेंस वाले यहीं पर भूल गए। अब इस कटे हाथ को उस घायल गुंडे के शरीर से कैसे जोड़ा जाएगा। कोई बात नहीं, मैं पहले इस हाथ को अस्पताल पहुंचाता हूं, फिर वहीं से पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। लेकिन उस हाथ को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह हाथ अपने आप ही हवा में उठ रहा था। ये क्या हो रहा है परमाणु, क्या ये तुम कर रहे हो। नहीं सीना, मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर ये चमत्कार कैसे। आह, लेजर बीम का निशाना इस बार सीना थी, और इस बार सीना की शक्तियाँ अनियंत्रित होने वाली थी। चारों तरफ धमाके ही धमाके होने लगे। ये क्या हो रहा है। ये काम तो क्लाइंबर गैंग वालों का नहीं हो सकता। हमारी जान तो खुद ही खतरे में है। हमको खोलो और भागने दो। सटअप। अब मुझको वह काम करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। मुझे सीना पर वार करना होगा। परमाणु ब्लास्ट के उस वार ने सीना के होशोहवास छीन लिए। अब मुझको इस हाथ के साथ साथ सीना को भी अस्पताल पहुंचाना होगा। हे भगवान, इसको बस ज़्यादा चोट न लगी हो। लेकिन परमाणु का डर बेबुनियाद था, क्योंकि दोनों गुंडों को पुलिस स्टेशन पहुंचाकर जब परमाणु अस्पताल लौटा तो चिंता की कोई बात नहीं है परमाणु। सीना इज़ परफेक्टली ऑल राइट। कुछ ही देर में वह होश में भी आ जाएगी। और हाँ, उस गुंडे के कटे हाथ को जोड़ने का ऑपरेशन भी कामयाबी से चल रहा है। उसका हाथ फिर से उसके शरीर का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर, वह हाथ अपने आप हिला कैसे, और उसने लेज़र बीम कैसे चला दी। अंगों के कटने के काफ़ी देर बाद तक उसमें हरकत बनी रहती है परमाणु। छिपकली की कटी पूंछ देखिए कभी उसमें। या ये आवाज़ तो सीना के कमरे से आ रही है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलिए डॉक्टर। वह कमरा अब कमरा नहीं रहा था। ओह ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। पूरा कमरा एक छोटा सा नर्क बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई भूता फिल्म देख रहा हूँ। सीना, क्या हो गया है तुमको। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है। ऐसी हरकतें तुम क्यों कर रही हो। सीना, ओ सीना, सीना, तूने परमाणु का दिल छीना छीना छीना। तेरी प्रेमिका का बदन अब हमारे कब्जे में है परमाणु। अतृप्त आत्माओं की टोली के कब्जे में। ये क्या बकवास है सीना। हम सीना नहीं हैं। हम वो हैं जिसने सीना को तुझसे छीना है परमाणु। और दोबारा हमारी बात को बकवास मत कहना। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम सीना को उसके बदन समेत बाहर सैकड़ों सड़कों पर ले जाएंगे और इससे इतनी धमाके करवाएंगे कि पुलिस वाले गोलियां के धमाके से इसके चिथड़े उड़ा देंगे। और तू हमको ऐसा करने से रोक भी नहीं पाएगा। नहीं, रुको। क्या क्या चाहते हो तुम लोग। धरती की सतह से नीचे लावे की लहरों में ड्रैकुला का शरीर बह रहा है, उसे निकाल ला। मैं लावे के अंदर नहीं जा सकता। मेरी पोशाक इतनी मजबूत नहीं है, और अगर किसी चमत्कार से मैं वहां पर चला भी गया तो मुझे लावे के सागर में ड्रैकुला का शरीर कहाँ मिलेगा। वह तो गलकर लावे का ही एक हिस्सा बन चुका होगा। नहीं, ड्रैकुला का शरीर एक पल के लिए गलता है और फिर बन जाता है, फिर गलता है, फिर बन जाता है, क्योंकि उसने अमृत पी लिया है।
तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने गलत आदमी से मदद मांगी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुझे समझाने का वक्त हमारे पास नहीं है। क्या करना है और कैसे करना है ये तो खुद समझ जा, वरना तैयार हो जा इस लड़की की तबाही का नज़ारा देखने के लिए। इस बार सीना के शरीर में जो जगह जगह पर धमाके होने लगे और सीना का दिल दहला देने वाली चीखों ने उस मददगार को वहां पर बुला भेजा जिसके कानों से किसी भी मजबूर स्त्री की पुकारें बचकर निकल नहीं पाती थी। शक्ति पर यहाँ पर क्या हो रहा है परमाणु? सीना के गले से किन्हीं और की ही आवाज़ें निकल रही है जो प्रेत आत्माएं होने का दावा कर रही है। ये आवाज़ें सही कह रही है परमाणु। सीना के शरीर में बुरी आत्माओं ने वास कर लिया है, लेकिन शक्ति के रहते ये प्रेत आत्माएं यहाँ टिक नहीं पाएगी। मैं इसको सीना के शरीर से बाहर निकालती हूँ। मेरी ये अद्भुत आँख सिर्फ सीना के शरीर में मौजूद आत्माओं को जलाएगी, सीना को शरीर को नहीं। और इस आँख की जलन दुष्ट आत्माओं को सीना का शरीर छोड़ने पर मजबूर कर देगी। भागो दुष्ट आत्माओं, वरना शक्ति तुमको हमेशा के लिए इस आग में जलने के लिए छोड़ देगी। शक्ति के इस अनोखे वार से दुष्ट आत्माएं तड़प तो उठी, लेकिन सीना के शरीर से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हुई। तुम कुछ भी कर लो शक्ति, लेकिन हम सीना के शरीर को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। हम इसका शरीर एक ही सूरत में छोड़ सकते हैं, जब ये मर जाएगी तब। क्योंकि अगर हमने इसका शरीर छोड़ दिया तो ड्रैकुला हमको बुरी तरह तड़पाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम तुम्हारी आग में ही झुलसते रहें। इस आग से जो आत्माएं नहीं डरी वे कभी इसका शरीर छोड़कर नहीं जाएगी। पर यह चाहती क्या है परमाणु? परमाणु शक्ति को आत्माओं की मांग सुनाता चला गया। समझी, ये ड्रैकुला की साजिश है, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि अमृत उसको कहाँ से मिल गया। खैर, मामला तो गंभीर हो गया है परमाणु। अगर सीना की जान बचानी है तो इन आत्माओं का काम पूरा करना ही पड़ेगा। ड्रैकुला का शरीर हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन शक्ति, लावे की नदी में हम ड्रैकुला को ढूंढेंगे कैसे? और अगर उसका शरीर हमको मिल भी गया तो उसे ड्रैकुला की आत्मा को वापस सौंपकर दुनिया को खतरे में भला हम क्यों डालेंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते शक्ति। एक सीना की जान के लिए हम लाखों जाने को खतरे में नहीं डाल सकते। यह समस्या सिर्फ एक सीना की नहीं है परमाणु। जानते हो, मैंने सीना के बदन में आत्माओं का वास होने की बात को तुरंत क्यों मान लिया था? बाहर देखोगे तो तुरंत समझ जाओगे। ये क्या? हाँ परमाणु, कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्माओं ने पहले ही प्रवेश कर लिया है, और जब तक ड्रैकुला के शरीर को ढूंढने की शर्त नहीं मानी जाएगी तब तक ऐसे इंसानों की संख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन लावे के सागर में हम उतरेंगे कैसे? उसका इलाज मैंने ढूंढ निकाला है परमाणु। प्रोबोट, तुम यहाँ पर? यस परमाणु, मैं ट्रांसमीटर पर तुम्हारी और शक्ति की सारी बातें सुन रहा था, और इसलिए मैं पहले ही समझ गया कि तुमको क्या चाहिए होगा। ये देखो, यह सूट को मैंने बहुत पहले बनाकर रखा हुआ था। एक फट्टे ज्वालामुखी का तापमान लगभग 4500 सेल्सियस होता है। यह सूट 30 मिनट तक इस तापमान को झेल सकता है। उसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। और हाँ, इसके अंदर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। तुमको सांस की कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स प्रोबोट, तुमने एक बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी है। अब मैं तो तैयार हूँ शक्ति, पर ड्रैकुला के शरीर की स्थिति का पता कैसे चलेगा? लावे की नदी में मैं खुद नहीं जा सकती परमाणु, इसलिए तुम्हारे साथ मैं अपना प्रतिरूप अग्नि शक्ति को भेजूंगी। मेरा वह रूप कहीं पर भी किसी भी जीवित वस्तु को महसूस कर सकता है। अब चलने की तैयारी करो। ध्रुव और नागराज को अगर परमाणु एवं शक्ति के इस कदम का पता चलता तो वे उन दोनों को रोकने या समझाने के लिए दिल्ली जरूर पहुंचते, लेकिन उनको तो पूरे महानगर के सिर पर लटकती उस तलवार ने रोका हुआ था। जासूस सर्पों ने सही खबर दी थी। वह 6 मुहा सर्प वापस आ गया है। कोई प्राणी आग में जलकर भी वापस कैसे आ सकता है? क्योंकि ये प्राणी जीवित नहीं, मृत है ध्रुव। इसको जरूर ड्रैकुला की आत्मा ने भेजा है। इस पर तुम्हारे वार नहीं, मेरे वार असर करेंगे। ओह, मैं अपनी पूरी साधना शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन इस पर कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा है। इस नाग के अंदर जरूर कोई अत्यंत शक्तिशाली आत्मा है। मुझे मानसिक शक्ति द्वारा नागराज और ध्रुव की शक्तियों को अपने साथ जोड़ना होगा। ये क्या? अपनी योजना पूरी कर पाने से पहले ही लॉरी उस सर्प के मुंह में समा चुकी थी, लेकिन ध्रुव और नागराज के रहते यह संभव नहीं था। नागराज, मैं लॉरी को इस सांप के गले से नीचे जाने से रोकता हूँ, तुम इस सांप को रोको।
ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये सांप तो मेरी फुंकार से विचलित होकर मुंह खोल देगा। बस ये उम्मीद करो कि इसका जहर लॉरी के शरीर के अंदर न पहुंचा हो। उस खतरनाक सर्प ने तड़प कर लॉरी को उगल दिया। लॉरी के बदन या कपड़ों पर कोई निशान नहीं है नागराज, यानी जहर इसके बदन के अंदर नहीं पहुंचा है, लेकिन ये शायद शौक से बेहोश हो गई है। अब इससे मदद की कोई उम्मीद नहीं है। जो कुछ करना है वह हमको ही करना होगा। हम इसको कुछ देर रोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ध्रुव, इसको ख़त्म करने का तरीका हमको नहीं पता है। अब शायद इसको रोकने का तरीका भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब इसका एक सर्प मुझे निगलने के लिए बढ़ रहा है और मैं सिर्फ स्टार प्लेट से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, ये मुझे निगलने के लिए नहीं आ रहा है, इसके मुंह से कुछ निकल रहा है। हे भगवान, ये तो प्राचीन सर्प सैनिक है, जुम्बी सैनिक। और जिस तरह से इन्होंने नीली पैंट और पीली शर्ट पहने उस आदमी पर वार किया है, उससे ये साफ है कि इनको मेरे पीछे ही भेजा गया है। और मुझे लग रहा है कि इनको रोकने की कोशिश कारगर सिद्ध नहीं होगी, या शायद होगी। इन प्राचीन सैनिकों के शरीर इतने भुरभुरे हैं कि इनको एक हल्के से वार से ही तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये अपने आप जुड़ भी जाते हैं। अगले ही पल ध्रुव को जुम्बी सैनिक की फुर्ती का एहसास हो गया। कमाल की है इनकी फुर्ती। मुझे लगा कि मैं आराम से बच सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खरोच लग ही गई। चलो, कम से कम मेरा हाल बिजली के उस खंभे जैसा तो नहीं हुआ। ये जंग लगी तलवार काफ़ी तेज़ लगती है और ये इनका अपना हथियार भी है। ये इनको काटने में मेरी मदद कर सकता है। ध्रुव ने ये ट्रिक पहले भी कई बार आजमाई थी और उसे कामयाबी भी मिली थी, लेकिन इस बार ये चाल कामयाब नहीं हुई। अरे, ये तलवार तो बुरी तरह से धड़धड़ा रही है। इससे वार करना तो दूर, मैं इसको थामे भी नहीं रख सकता। और अब ये तलवार मेरे हाथों से छूटकर वापस जुम्बी सैनिक के हाथ हाथ में जा रही है। अब तो भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। भागते भागते ही कोई तरीका सोचना होगा। ध्रुव को अब तक सफलता नहीं मिल पाई थी और यही हाल नागराज का था, लेकिन अब उसने उस विचित्र नाग को बराबर की टक्कर देने की ठान ली थी। इस पर असर हो रहा है नागराज, वार करते रहो लगातार। लेकिन इन वारों को एकाएक थामना पड़ा नहीं। इस हड़ीले सर्प के मुंह से निकले सर्पों के स्पर्श ने शीतनाग और सोडांगी को कंकालों में बदल दिया है। तूने मेरे प्रिय मित्रों को मुझसे जुदा किया है। अब तू नहीं बचेगा विनाशकारी सर्प। नागराज का गुस्सा भड़क उठा था और जब नागराज का गुस्सा भड़कता है तो लगता है कि जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया हो। उसके हाथों में ढेर सारे नागफनी सर्प लहरा उठे और विचित्र सर्प के घूमते फनों के बीच में से उछल उछल कर नागराज के हाथों में थमती चमकती नागफनी सर्पों की अद्भुत लचीली तलवार उस विचित्र सर्प को सब्जी की तरह काटती चली गई। मैं तुझे टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दूंगा, लेकिन तेरे उन टुकड़ों को भी मैं नहीं बख्शूंगा। ध्वंसक सर्पों के धमाकों की मदद से उनको धुएं में बदल दूंगा मैं, और उस धुएं को मेरे असंख्य सर्प पी जाएंगे। ऐसे तेरा नामो निशान मिट जाएगा। शायद तेरा नामो निशान मिटने से मेरे साथी फिर से अपने सामान्य रूप में वापस आ जाएं। हमारा नामो निशान नहीं मिटता नागराज। हम अतृप्त आत्माएं अपने शरीर की राख के एक भी कण से अपने पूरे शरीर को फिर से बना सकते हैं, लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए नामो निशान मिटेगा तो सिर्फ तेरा। ऐसा नहीं होगा। इस बार तू प्रेत रूप में आया है नासुकी, लेकिन इस बार भी तुझको वापस जाना होगा खाली हाथ। महात्मा कालदूत, आप यहाँ पर कैसे? और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस नाग से पहले भी टकरा चुके हैं। सत्य है नागराज, इसलिए मुझे इसके आने का आभास हो गया और मुझे इसको रोकने के लिए यहाँ आना पड़ा। ये सर्पराज वासुकी का पुत्र नासुकी है। असुरों की संगत ने इसकी आदतें बिगाड़ दी थी और सदियों पहले इसने नागद्वीप पर कब्जा करके स्वयं नाग सम्राट बनने की कोशिश की थी। उस वक्त स्वयं वासुकी ने हमारी मदद करके इसको मौत के घाट उतार दिया था।
लेकिन इस बार शायद वासुकी हमारी मदद के लिए ना आ पाए, और बगैर उनकी मदद के जब हम इसको जीवित अवस्था में नहीं हरा पाए थे तो इस मृत अवस्था में तो इसको हराना असंभव के बराबर है। ध्रुव को भी यही लग रहा था। ओह, इनकी स्पीड तो मुझसे भी तेज है, इनसे भागकर भी बचा नहीं जा सकता। अब इसको हराने के लिए क्या करूं? इनको जलाऊं, डुबोऊं या काटूं? खैर, अब तो इतने एक्सपेरिमेंट करने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से मुझको घेर चुके हैं और इनकी फुर्ती का नमूना मैं देख चुका हूँ। अरे, ये तो स्प्रे कैन है। इसके अंदर का तरल पदार्थ हाई प्रेशर से भरा जाता है जो एक धमाके के साथ फट सकता है। ऐसी चीज़ इन प्राचीन सर्प सैनिकों ने कभी देखी नहीं होगी। कैन तलवार से टकराकर फटी तो ज़रूर, लेकिन ओह, इसका हेलमेट नारंगी ज़रूर हो गया, लेकिन इस पर धमाके का कोई असर नहीं हुआ। अब मैं, अरे, ये स्प्रे कैन तो पेंट की है। इन सैनिकों से एक साथ निपटने में ये मेरी मदद कर सकती है। बस मुझे खास रंगों की कैंस को तलाशना पड़ेगा। ये रही उन खास 2 रंगों की कैंस जो मुझको चाहिए थी। अब ये कैंस मिनटों में अपना काम कर देगी। मुझे बस उन कुछ मिनटों तक इनके वारों से बचना होगा। गुड, मेरा आइडिया काम आ गया। मैंने नीली और पीली स्प्रे पेंट कैंस की मदद से इनको अपनी पोशाक के अनुसार नीला और पीला रंग दिया है। इन्होंने जब पहले ऐसे ही कपड़े पहने एक आदमी पर हमला किया था, मैं तभी समझ गया था कि ये सिर्फ मुझे मेरे कपड़ों के रंग की मदद से ही पहचान रहे हैं, और मेरा ख्याल सही निकला। अब ये एक दूसरे को ही ध्रुव समझकर काट रहे हैं और अपने ही हथियारों के कटने के कारण ये दोबारा जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। ध्रुव ने अपने ऊपर आई मुसीबत को तो टाल दिया था, लेकिन मुसीबतें तो अपने पैर पसारती जा ही रही थी। तुमको पक्की खबर मिली है ना डोगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। डोगा को खबर पक्की ही मिलती है सूर्य, क्योंकि डोगा से झूठ बोलने वालों को अपनी जीभ खुद ही काट कर फेंक देनी पड़ती है। समुद्र की सफाई करके उसके कचरे की मदद से इस लैंडफिल साइट को भरने के इस अच्छे प्रोजेक्ट की आड़ में नशे के तस्कर अपना मतलब साध रहे हैं। कचरे के साथ हीरोइन के पैकेट भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं और कानून की नाक के ठीक नीचे से आराम से ले जा रहे हैं। हो सकता है डोगा, मैं तुम्हारी बातों पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने सीनियर्स को विश्वास दिलाने के लिए मुझे कुछ सबूत चाहिए, एकदम ठोस सबूत। धैर्य रखो सूर्य, सबूत आ रहे हैं मेरे दोस्तों की नाक कानून की नाक की तरह नहीं है। ये इन कचरे के ढेर में से हीरोइन के पैकेट को ढूंढ निकालेंगे और वही होगा तुम्हारा पक्का सबूत। अगर ऐसा है तो स्मगलर है कहाँ पर? यहाँ पर तो कचरा बीनने वालों के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा है। कैसे नज़र आएगा, क्योंकि ये कचरा बीनने वाले ही तो तस्करों के आदमी हैं। आओ मेरे साथ और तलाशी लो इसके कचरे भरे थैले की। इसमें प्लास्टिक की थैलियाँ और टीन के डब्बे नहीं होंगे, हीरोइन के पैकेट होंगे। नहीं डोगा, इन थैलों में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा शक कहीं गलत तो नहीं है? नहीं सूर्य, डोगा को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इसको एकदम सही खबर दी गई थी, लेकिन जानबूझकर हमने ही अपने आदमी को इस तक ये खबर पहुंचाने को कहा था, ताकि यह अपने पुलिसिए दोस्त यानी तुम्हें लेकर यहाँ आए और यहाँ पर हमारे बिछाए जाल में तुम दोनों फंस जाओ। तुम दोनों ने हमारा बहुत नुकसान किया है, आज हम तुम्हारा परमानेंट नुकसान करके उसकी भरपाई कर लेंगे। तुम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ये कूड़े का ढेर ही तुम्हारी असली जगह है। वैसे भी तुम सबकी लाशों को मैं यहीं पर फेंक कर जाता। चारों तरफ से ऑटोमेटिक हथियार डोगा और सूर्य पर तने हुए थे और गोलियों की उस बाढ़ से बच पाना असंभव था, लेकिन डोगा के लिए यह रोज़मर्रा की बात थी। गोलियों की बौछार को उस टीन की चादर ने रोका, और जब टीन की वह चादर छलनी होकर डोगा और मशीन गन के बीच से गिरी तो डोगा गायब हो गया। कहाँ गया डोगा? कहाँ गया होगा? ज़रूर कूड़े के ढेर में छुपा होगा मौके के इंतज़ार में। लेकिन वह ये नहीं जानता कि वह मौके का इंतज़ार करता रह जाएगा और उसका इंतज़ार कर रही मौत उसको धर दबोचेगी। कूड़े का ढेर ग्रेनेडों के वार से कांप उठा। अगर डोगा वहीं पर था तो उसका बच पाना असंभव था, लेकिन डोगा उस ढेर के नीचे नहीं, ढेर के ऊपर था। कड़ाक की आवाज़ के साथ हमलावर की रीढ़ की हड्डी जवाब दे गई, एक कचरे का डिब्बा तो गया, अब 3 और बचे हैं।
सूर्य के निशाने भी अचूक थे। उसकी एक गोली भी गोलियों की बाढ़ पर भारी पड़ रही थी, लेकिन गुंडों का पल्लड़ा फिर भी भारी था। और वह इसलिए क्योंकि ये जाल उन्होंने खुद रचा था। हर जगह पर मौत का सामान रखा हुआ था, कहीं पर ग्रेनेड तो कहीं पर लैंड माइन्स। सूर्य, घबरा मत, मैं आ रहा हूँ मैं। इस पुलिसिये को तो आधे घंटे के अंदर अंदर डॉक्टरी मदद न मिली तो यह मर जाएगा, और डोगा इसको अस्पताल पहुंचाना चाहेगा ही चाहेगा। अब उसका ध्यान हमको मारने के बजाय इंस्पेक्टर को बचाने में रहेगा। ये कहानी भी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत जल्द इसका अगला भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद। बापू को लेके आना ट्यूशन। एक मिनट।